फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अगर कंटिन्यू क्लासेस देख रहे होंगे तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था ब्लड, आपकी रिक्वेस्ट पे। और ब्लड में हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी प्लाज्मा की, ठीक है, और थोड़ी जनरल बात की थी ब्लड के बारे में भी। तो फ्रेंड, आज सेकंड क्लास है ब्लड की। और जो भी फ्रेंड आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को या इस क्लास को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अपने दोस्तों को भेजना, लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे क्या है, जैसे मैं क्लास डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि अभी इस चैनल में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस चल रही। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी फिर अदर जो नर्सिंग के सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उनकी बात करेंगे, जैसे फंडामेंटल होगी, मेड सर्ज होगी, ठीक है, पीडिया होगी, गायनिक होगी, ओप्स एंड गायनिक, तो इनके बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड ब्लड सेल के बारे में। तो आपको पता है फ्रेंड, हमारा जो ब्लड होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है मेनली। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल, ठीक है। प्लाज्मा की बात करें तो हमारे पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा बनाता है और 45% क्या बनाती है, हमारी ब्लड सेल बनाती है। तो हेडिंग डाल देते हैं आज की, ब्लड सेल। क्या पढ़ेंगे आज फ्रेंड? ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। पिछली क्लास में भी शायद मैंने बताई होगी आपको कि हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल पाई जाती है फ्रेंड। कितने टाइप की सेल पाई जाती है? 3 टाइप की सेल पाई जाती है। वो यहां लिख देता हूं मैं, कौन कौन सी सेल पाई जाती है हमारे ब्लड में, ब्लड सेल। सबसे पहले बात करें इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, जिसको आरबीसी शॉर्ट में बोलूं तो आरबीसी, और इसको अगर मैं लॉन्ग में बोलूं तो रेड ब्लड सेल, ठीक है। आगे लिख देता हूं आपको ध्यान, रेड ब्लड सेल, ठीक है। पूरी डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड। दूसरी पाई जाती है फ्रेंड ल्यूकोसाइट। सॉरी, स्पेलिंग कई बार मिस्टेक हो जाती है। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट इसको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स। तीसरी होती है फ्रेंड थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट या इसको बोला जाता है प्लेटलेट्स, ठीक है। 3 प्रकार की ब्लड सेल होती है हमारे ब्लड में। इरिथ्रोसाइट, जिसको आरबीसी बोला जाता है, दूसरी ल्यूकोसाइट, तीसरी होती है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट। यहां पे ल्यूकोसाइट की बात करें तो ये भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है फ्रेंड। ल्यूकोसाइट भी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। यहां पे एक होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है एग्रेनुलोसाइट। दिखाई दे रहा है आपको? यहां तक दिखाई दे रहा है क्लियर? ठीक है। यहां पे फिर जो व्हाइट ब्लड सेल है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट की हम बात करें फ्रेंड तो ल्यूकोसाइट फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इसकी 3 टाइप हैं इस सेल के, जिसको हम शॉर्ट में लिखे नेब, NEB, ध्यान रखना। एन से आएगा न्यूट्रोफिल्स, ई से आएगा इओसिनोफिल, बी से आएगा बेसोफिल, ठीक है फ्रेंड। दिखाई दे रहा है ना आपको? यार मैं बार बार देखना पड़ता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और एक ग्रेनुलोसाइट में 2 आते जिसको बोल दें ML से ध्यान रखना। M से मोनोसाइट, L से लिम्फोसाइट, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे ब्लड सेल 3 टाइप की ब्लड सेल होती है फ्रेंड। इरिथ्रोसाइट, जिसको आरबीसी भी बोला जाता है, रेड ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट, जिसको डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल भी बोला जाता है। तीसरी है थ्रोम्बोसाइट, जिसको प्लेटलेट भी बोला जाता है।
यहां पे हम बात करें ल्यूकोसाइट की, ल्यूकोसाइट दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट की बात ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो ये हम नेब से ध्यान रखेंगे, NEB, ये तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, नेब ध्यान रखना। एक ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट एंड लिम्पोसाइट, ML। ग्रेनुलोसाइट मतलब इसमें ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट मतलब इसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते। ये हम जब ग्लूकोसाइट पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारी ब्लड सेल होती है, जितनी भी टाइप की ब्लड सेल होती है वो यहां पे आपके सामने ये सारी की सारी मेन तीन टाइप की होती है। अब यहां ब्लड सेल की बात करें फ्रेंड, जो ज्यादातर ब्लड सेल है उनका प्रोडक्शन या उनका सिंथेसिस कहां से होता है, कहां से बनती है हमारी ब्लड सेल? तो जो हमारी ब्लड सेल बनती है फ्रेंड, वो बनती है बोन मैरो से। वो भी कौन से बोन मैरो से? रेड बोन मैरो से। किससे बनती है? रेड बोन मैरो से। रेड बोन मैरो से बनती है ज्यादातर, और कुछ बनती है फ्रेंड कुछ बनती है हमारे लिम्फोइड टिश्यू से, लिम्फोइड टिश्यू से, जैसे कि टी लिम्फोसाइट, नाम सुना होगा आपने। तो यहां पे फ्रेंड दो टाइप से हमारी ब्लड सेल बनती है, एक बनती है रेड बोन मैरो से, एक बनती है लिम्फोइड टिश्यू से, ठीक है, जैसे कि टी लिम्फोसाइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे बनती है वो सारी अभी आगे बात करेंगे। मेन यहां ध्यान रखना कि रेड बोन मैरो से बनती है। बोन मैरो कहां पाया जाता है? हमारी बोन्स में पाया जाता है, ठीक है ना, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन, ठीक है, लॉन्ग बोन के एंड में। तो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोन मैरो बोलते हैं, और वो रेड प्रकार का होता है, रेड बोन मैरो होता है, रेड लाल कलर का होता है। तो उससे हमारी क्या बनती है? ब्लड सेल बनती है, और लिम्फोइड टिश्यू से भी ब्लड सेल बनती है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे रेड बोन मैरो कैसे बनाता है? रेड बोन मैरो में फ्रेंड विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है, बहुत सारी संख्या में पाई जाती है, लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। उन सेल्स को बोला जाता है प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। क्या बोला जाता है? स्टेम, प्लूरीपोटेंट, 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 प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ये ध्यान रखना फ्रेंड, हमारे रेड बोन मैरो में एक विशेष प्रकार की स्टेम सेल पाई जाती है जिसको बोला जाता है प्लूरीपोटेंट सेल। ये प्लूरीपोटेंट सेल क्या है? स्टेम सेल है तो क्या है? सेल्फ डिवाइडिंग सेल है। ये अपने आप डिवाइड होती रहती है और अलग अलग प्रकार की सेल बनाती है। जैसे मान लो ये इरिथ्रोसाइट भी बनाएगी, ल्यूकोसाइट भी बनाएगी, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट भी बनाएगी। जब इरिथ्रोसाइट बनाएगी तो इसका जो डेवलपमेंट होगा इरिथ्रोसाइट का, वो इरिथ्रोसाइट की एक अलग अलग लाइन होगी, डेवलपमेंट, लाइन ऑफ डेवलपमेंट की। इसको अलग वाली सेल करेगी, ल्यूकोसाइट को अलग वाली सेल डेवलप करेगी, थ्रोम्बोसाइट को अलग वाली सेल डेवलप करेगी। और ये जो डेवलपमेंट है फ्रेंड हमारी सेल का, ब्लड सेल का, या ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल बाय बोन मैरो, या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, इसको बोला जाता है फ्रेंड हीमोपोइसिस। क्या बोला जाता है? हीमोपोइसिस। ध्यान रखना, हीमोपोइसिस। हमारी जो ब्लड है, हमारे जो ब्लड सेल है, उसका जो फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है हीमोपोइसिस। क्या बोला जाता है? हीमोपोइसिस। ध्यान रखना, ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो से या लिम्फोइड टिश्यू से, उसको बोला जाता है हीमोपोइसिस, POI है यहां, ठीक है, हीमोपोइसिस। ध्यान रखना। अब यहां पे देखो फ्रेंड, जो हीमोपोइसिस होता है उसकी अलग अलग स्टेज होती है। जैसे ये मेन कौन सी सेल होती है? प्लूरोपोटेंट सेल। इस प्लूरोपोटेंट सेल से सारी हमारी ब्लड की सेल बनती है। और किस प्रकार बनती है? तो जो हीमोपोइसिस है उसका डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज में होता है ब्लड सेल का। तो वो किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, एक चार्ट बना के मैं आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार हमारी
ब्लड सेल डेवलप होती है या ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है या उसका सिंथेसिस होता है। ध्यान रखना, ब्लड सेल का बनना क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, क्या बोलेंगे, हीमोपोइसिस। ध्यान रखना फ्रेंड, क्या बोलेंगे, हीमोपोइसिस। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी जो ब्लड सेल है वो रेड बोन मेरो और लिम्फोइड टिश्यू से मिलके, लिम्फोइड टिश्यू से बनती है, उनके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। बोन मेरो से कैसे बनती है, बोन मेरो के अंदर प्लूरिपोटेंट नामक एक सेल पाई जाती है, स्टेम सेल, जो कि सेल्फ डिवाइडिंग सेल है। उसी सेल के डिवीजन से हमारी सारी ब्लड सेल बनती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे बात करें फ्रेंड, हीमोपोइसिस की बात करेंगे, किस प्रकार हमारी ब्लड सेल बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला था आपको कि जो बोन मेरो होता है, रेड बोन मेरो, उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्लूरिपोटेंट सेल पाई जाती है। तो साहब प्लूरिपोटेंट सेल कहां है, ये रही कौन सी सेल है, प्लूरिपोटेंट सेल, प्लूरिपोटेंट सेल। ये प्लूरिपोटेंट सेल है, कहां पे मिलती है, ये रेड बोन मेरो में। कितनी मिलती है, बहुत अधिक संख्या में मिलती है, सेल्फ डिवाइडिंग है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल लिखो ना, स्टेम सेल। ठीक है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अब क्या होता है, ये जो सेल होती है ना, 5 प्रकार की सेल बनाती है, 5 प्रकार की सेल बनाती है। जब ये सेल डिवाइड होती है तो 5 टाइप्स की सेल बनाती है। कौन कौन सी बनाती है, यहां पे लिख देंगे, 5 टाइप की सेल बनाती फ्रेंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जब डिवाइड होती है, इसका सेल डिवीजन होता है, तब ये बोन मेरो में ही है, ये बोन मेरो से, ठीक है, 5 प्रकार की सेल बनाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। सबसे पहले जो सेल बनाती है वो बनाती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है, ये इरिथ्रोसाइट से संबंधित है, तो ये क्या बनाएगी, इरिथ्रोसाइट बनाएगी। ठीक है, कौन सी बनाएगी, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट क्या बनाएगी, ये किससे संबंधित है, इरिथ्रोसाइट नाम आ रहा है तो इरिथ्रोसाइट ही बनाएगी। यहां तक तो आपको अंदाजा लग रहा है। दूसरी बात करें, मेगा कार्योब्लास्ट, दूसरी है मेगा कार्योब्लास्ट, दूसरी मेगा कार्योब्लास्ट। ये कौन सी बनाती, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरी है, नेक्स्ट है माइलोब्लास्ट, नेक्स्ट है मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, और लास्ट है लिम्फोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट से पता चल रहा होगा मोनोसाइट बनाती होगी शायद, ये लिम्फोब्लास्ट से चल रहा होगा लिम्फोसाइट बनाती होगी। तो यहां पे 5 प्रकार की होगी फ्रेंड, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, मेगा कार्योब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। अब यहां देखो, जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है ना, वो किसमें डिवाइड होती है, इरिथ्रोब्लास्ट में, और फिर इरिथ्रोब्लास्ट से, ये अभी तक क्या है, इमेच्योर, इसमें क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ये इमेच्योर का मतलब डिवाइड होगी वो। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्ट से बनता है रेटिकुलोसाइट, फिर रेटिकुलोसाइट से फाइनली क्या बनती फ्रेंड, इरिथ्रोसाइट, यानी कि हमारी आरबीसी, ऐसे बनती है आरबीसी। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट हुई, इरिथ्रोब्लास्ट में, इरिथ्रोब्लास्ट किसमें हुई, रेटिकुलोसाइट में, रेटिकुलोसाइट किसमें कन्वर्ट हुई, इरिथ्रोसाइट में, हमारी आरबीसी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद मेगा कार्योब्लास्ट, ये किसमें
कन्वर्ट होती है फ्रेंड मेगा कैरियोसाइट। मेगा कार्योसाइट। फिर मेगा कार्योसाइट से बनती है फ्रेंड थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट। प्लेटलेट्स ऐसे बनती है प्लेटलेट्स। हमारी प्लेटलेट किससे बनती है, मेगा कार्योब्लास्ट से। मेगा कार्योब्लास्ट किसमें कन्वर्ट होती है, मेगा कार्योसाइट में। फिर मेगा कार्योसाइट क्या बनाती है, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट। ठीक है। उसके बाद माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट फ्रेंड अभी मैंने बात की थी नेब की, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। तो ये तीन प्रकार से डिवाइड होती है। किस किस में डिवाइड होती है, एक तो नेब यानी न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल माइलोब्लास्ट, न्यूट्रोफिल माइलोब्लास्ट, इयोसिनोफिल माइलोब्लास्ट। तीसरी है बेसोफिल माइलोब्लास्ट। न्यूट्रोफिल माइलोब्लास्ट, इयोसिनोफिल माइलोब्लास्ट, बेसोफिल माइलोब्लास्ट। फिर ये तीनों जब डिवाइड होके बनती तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। इससे बनेगी न्यूट्रोफिल, इससे बनेगी इयोसिनोफिल, इससे बनेगी बेसोफिल। तो तीनों फिर जब डिवाइड होती है तो न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल बनाती है ये। बेसो, इयोसिनोफिल्स एंड बेसिनोफिल्स। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। माइलोब्लास्ट क्या बनाती है, न्यूट्रोफिल माइलोब्लास्ट, इयोसिनोफिल माइलोब्लास्ट और बेसोफिल माइलोब्लास्ट। ये फिर तीनों में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि मैंने अभी बताई थी, एक ग्रेनुलोसाइट, सॉरी ग्रेनुलोसाइट वाली। मोनोब्लास्ट क्या बनाएगी, मोनोसाइट बनाएगी फ्रेंड, मोनोसाइट बनाएगी। मोनोब्लास्ट क्या बनाएगी, मोनोसाइट, जो कि क्या है, ग्रेनुलोसाइट। लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट दो प्रकार की सेल बनाएगी। यहां पे लिम्फोसाइट क्या बनाएगी, पहले तो बनाएगी लिम्फोब्लास्ट है ना, तो ये क्या बनाएगी, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। फिर ये दो बनाएगी बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट मतलब बी मतलब बोन मैरो है यहां पे, और टी मतलब यहां पे थाइमस ग्लैंड आएगी फ्रेंड। थाइमस ग्लैंड क्या है, थाइमस ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है थाइमस ग्लैंड। ये क्या हो गया इसका मतलब, ये जो टी लिम्फोसाइट है ना फ्रेंड, मैंने अभी बताया था लगभग तो किससे बनती, बोन मैरो से बनती, बट कुछ हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से भी बनती है, या लिम्फोइड टिश्यू से भी बनती है हमारी ब्लड सेल। तो यहां पे जो टी लिम्फोसाइट है फ्रेंड, वो किससे बनती है, थाइमस ग्लैंड द्वारा सिंथेसिस होती है ये। और थाइमस ग्लैंड किसका पार्ट है, थाइमस ग्लैंड है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट। ठीक है। अब यहां पे देखो टी लिम्फोसाइट, सॉरी ये मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये दोनों क्या है, ये है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट अभी मैंने बताई थी। और ये तीनों क्या है, तीनों के तीनों क्या है, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट दिख रहा है, नीचे का दिख रहा है आपको, ग्रेनुलोसाइट। तो फ्रेंड ये हो गई हमारी ब्लड सेल का डेवलपमेंट या ब्लड सेल का सिंथेसिस किस प्रकार होता है। एक बार और समझा दूं मैं फ्रेंड आपको, हमारी जो ब्लड सेल है फ्रेंड, बोन मैरो से सिंथेसिस होती है या बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है उनका। बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट नाम की स्टेम सेल पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये फिर जब डिवाइड होती है तो चार प्रकार की सेल बनाती है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, मेगा कार्योब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। फिर जब प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का डिवीजन होता है तो ये क्या बनाती है, इरिथ्रोब्लास्ट बनाती है। इरिथ्रोब्लास्ट फिर डिवाइड होकर क्या बनाती है, रेटिकुलोसाइट, जो कि इमेच्योर होती है, फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाके ये क्या बना देती है,
इरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, यहाँ पे आरबीसी प्रॉपर मेच्योर आरबीसी का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। उसके बाद मेगा कार्योब्लास्ट क्या बना, जब डिवाइड होता है तो मेगा कार्योसाइट बनाता है। उसके बाद मेगा कार्योसाइट क्या बनाती है, थ्रोम्बोसाइट जिसको हम प्लेटलेट भी बोलते हैं। माइलोब्लास्ट की बात करें, माइलोब्लास्ट 3 सेल में डिवाइड हो जाती है, न्यूट्रोफिल माइलोब्लास्ट, इओसिनोफिल माइलोब्लास्ट और बेसोफिल माइलोब्लास्ट। फिर ये तीनों जब डिवाइड होती है तो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल बनाती है जो कि ग्रेनुलोसाइट सेल है, ठीक है। उसके बाद मोनोब्लास्ट की बात करें, वो उससे बनती है मोनोसाइट। लिम्फोब्लास्ट की बात करें, वो बनाती है लिम्फोसाइट। फिर लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। यहां बी लिम्फोसाइट मतलब बोन मैरो से इसका प्रोडक्शन हो रहा है, टी लिम्फोसाइट मतलब ये थाइमस ग्लैंड जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, वहां से ये सिंथेसिस हो रही है या वहां से प्रोडक्शन हो रहे हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ये दोनों क्या है, एक ग्रेनुलोसाइट है, और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल ये क्या है, ग्रेनुलोसाइट है। तो फ्रेंड ये है हमारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट। इसको क्या बोला जाता है, हीमोपोइसिस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हीमोपोइसिस बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया हीमोपोइसिस, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो मैंने बताया बोन मेरो, बोन मेरो कहां होता है फ्रेंड, हमारी बोन्स के अंदर। कहां होता है, बोन्स के अंदर होता है। कौन कौन सी बोन इसमें, जैसे कि स्टर्नम हो गया, फ्लैट बोन, स्टर्नम हो गया, लॉन्ग बोन हो गई, कोई भी लॉन्ग बोन जैसे फीमर हो गई, ठीक है, हमारा स्कल हो गया, ठीक है, और रिब्स होगी। इनमें क्या होता है, इनमें बोन मेरो होता है, बोन मेरो होता है, और इनसे ही क्या बनती है, हमारी ब्लड सेल बनती है, ब्लड सेल्स बनती है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार हमारी बोन ब्लड सेल्स बनती है। समझ में आया होगा, कमेंट करके बताना अगर समझ में नहीं आया हो, समझ में आया हो तो भी, ठीक है ना। तो फ्रेंड अब हम बात टॉपिक पे आते हैं। आज के टॉपिक में मेन हम बात करेंगे आज की जो फर्स्ट सेल है इरिथ्रोसाइट, उसको कंप्लीट करेंगे, आरबीसी को पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी या इरिथ्रोसाइट की, ठीक है फ्रेंड। मेरे तो यार ये सामने मेरी इस गार्डन है तो यहाँ पे शादियां चलती रहती, तो अभी भी शादी चल रही, आवाज आ रही, डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस होता रहता है। तो फ्रेंड हम बात करते हैं अब आरबीसी की, यानी इरिथ्रोसाइट, जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। इरिथ्रोसाइट इरिथ्रोसाइट या आरबीसी, ठीक है फ्रेंड। इरिथ्रोसाइट या आरबीसी 3 सेल पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमारे ब्लड सेल में पाई जाती है वो पाई जाती है कौन सी, आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट। 99% जो हमारे ब्लड में सेल होगी उसमें से जो सबसे ज्यादा पाई जाती है फ्रेंड, 99% जो पाई जाती है वो पाई जाती है आरबीसी। क्या पाई जाती है फ्रेंड, आरबीसी पाई जाती है। हमारी आरबीसी की हम बात करें तो ये चपटे आकार की होती है, ऐसे होती है। इसका जो बाइकॉन वैक्स होती है, बाइकॉन वैक्स कैसी होती है, सॉरी बाइकॉनकेव, इसकी जो शेप होती है बाइकॉनकेव होती है। इसकी शेप इस प्रकार की होती है, ऐसे बनी होती है। ये क्या है, बाइकॉनकेव चपटी होती है, जैसे कि प्लेट होती है ना हमारे डिश खाने की, जो प्लेट होती है उस प्रकार की ये होती है। और इसका जो डायमीटर होता है फ्रेंड, इसका जो डायमीटर होगा वो 7 माइक्रोमीटर होता है, 7 माइक्रोमीटर। इसका डायमीटर बहुत कम होता है, छोटी होती है, ठीक है, चपटी होती है पर, और एक डिस्क जैसी बनी होती है, जैसे हमारी होती है ना प्लेटें होती है ना, प्लेटें खाने की प्लेटें वैसी बनी होती है। और इसके अंदर क्या होता है, ये मैच्योर आरबीसी की बात कर रहा हूं। रेटिकुलोसाइट मैंने भी बताई थी, वो इमेच्योर आरबीसी होती है, जैसे वो सर्कुलेशन में आती है, जैसे
5-7 दिन में वो मैच्योर हो जाती है, ठीक है ना। तो जो मैच्योर आरबीसी है फ्रेंड, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तभी तो आगे इरिथ्रोसाइट क्या नहीं हो रही, डिवाइड नहीं हो रही। रेटिकुलोसाइट में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए वो डिवाइड होके क्या बनाती है, मैच्योर होके क्या बनाती है, इरिथ्रोसाइट बनाती। बट इरिथ्रोसाइट में क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसके अंदर कोई भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड नहीं पाया जाता, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, जो सेल के अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, इसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं पाया जाता, या कोई भी इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये क्या होती है फ्रेंड, डिवाइड भी नहीं होती, ठीक है। डायरेक्ट इसका क्या होता है, विनाश, डिस्ट्रक्शन। जब ये मैच्योर हो जाती है, जब अपना काम कर देती है, इसका जीवन काल जब खत्म हो जाता है, लाइफ स्पान, इसका जो लाइफ स्पान है कितना होता है, मैं अभी बात करूंगा, 120 डेज का होता है। 120 दिन बाद ये आरबीसी मर जाती है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो यहां पे एक चीज देखो फ्रेंड, बाइकॉनकेव है और इसके अंदर कोई इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जा रहा। बाइकॉनकेव है मींस यहां पे क्या होगा, सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, ज्यादा होगा। देखो ये पूरी जगह मिलेगी ना, और इधर पतली है इधर मोटाई है, यहां पे जो सेंटर में ये क्या होती है, यहां पे थिन होती है और इधर मोटी होती है। तो फर्स्ट हो गई यहां पे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसमें ज्यादा है। और आरबीसी में क्या पाया जाता है फ्रेंड, आरबीसी क्या करती है, मेन क्या करेगी, मेन आरबीसी का क्या काम है, गैसों का एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज या गैसों का ट्रांसपोर्ट। क्या करती है आरबीसी, गैसों का ट्रांसपोर्ट करती है या गैसों का एक्सचेंज करती है। और ये काम कौन करता है फ्रेंड, इसके अंदर पाया जाता है एक पिगमेंट जिसको बोला जाता है एचबी, जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन, प्रोटीन पिगमेंट पाया जाता है, उसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। वो अगर ये सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ेगी यहां पे, इसी और यहां पे क्या होता है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं होते तो ज्यादा एचबी इसके अंदर होगा, अंदर इसके अंदर क्या होगा, एचबी ज्यादा होगा, क्योंकि और चीजों से भरी नहीं तो किससे भरी होगी, एचबी से ही भरी होगी। और क्या, इसके अंदर कोई भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड नहीं है तो एकदम फ्लेक्सिबल होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, स्क्वीज भी हो जाती है। जैसे मान लो कोई भी छोटी आर्टरी से, कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी से इसको निकलना है तो पिचक जाएगी, फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी, तो पिचक जाती है, निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, बाइकॉनकेव होती है जिससे इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, न्यूक्लियस और इंट्रासेलुलर कंटेंट नहीं होता है जिसकी वजह से ज्यादा एचबी इसमें होता है। ये क्या होता है, एक पिगमेंट होता है फ्रेंड, पिगमेंट होता है। अभी पूरी डिटेल में बात करेंगे एचबी के बारे में। ये एचबी रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, ऑक्सीजन इसी एचबी में जुड़ती है, इसके अंदर भी आयरन होता है उसमें जुड़ती है, ठीक है ना फ्रेंड। तो अभी डिटेल में मैं बात करूंगा किस प्रकार गैसों का एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड। और फ्रेंड ये हमारे जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें इस प्रकार प्लेटों जैसे जुड़ी हुई होती है, ऐसे जैसे ऐसे है ना, तो कोई भी ब्लड फ्लो में या कोई भी दिक्कत नहीं आए, आसानी से ब्लड फ्लो में, सर्कुलेशन में ये चलती रहती है। कौन, आरबीसी। आरबीसी की बात करें फ्रेंड तो नॉर्मल वैल्यू की बात करें हम, नॉर्मल वैल्यू की, आरबीसी के नॉर्मल वैल्यू की बात करें, देखा होगा ना आपने कभी, जब लैब रिपोर्ट देखते हो तो आरबीसी होती है, प्लेटलेट होते हैं, ल्यूकोसाइट होती है, सभी होती है ना। तो आरबीसी की जब हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें, नॉर्मल वैल्यू की बात करें मेल में 4.5 से 6.5 मिलियन पर लीटर। मिलियन का मतलब समझते होंगे, आजकल तो सब जानते हैं मिलियन कितना होता है, आजकल इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब 1 मिलियन हो गया, 5 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, तो मिलियन सब जानते हो, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो यहां पे फ्रेंड जो 1 लीटर ब्लड है उसमें 45 से
65 लाख या यूं बोलो 4.5 से 6.5 मिलियन क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है, इरिथ्रोसाइट पाई जाती है। किसमें, मेल में। फीमेल में कम पाई जाती है। 3.8 टू 5.8 मिलियन पर लीटर फीमेल में कम पाई जाती है। 3.8 टू 5.8 यानी 38 लाख से 58 लाख तक। आदमी में पाई जाएगी 45 लाख से 65 लाख तक। ये तो पाई जाती है मेरे दोस्तों, देखो 1 लीटर में, और हमारे अंदर कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर के आसपास, ठीक है ना। तो इसको 5 से 6 मल्टीप्लाई कर दो तो इतने मिलियन पाई जाती है हमारे ब्लड में। यानी कि 30 ट्रिलियन कितनी हो जाएगी, 30 ट्रिलियन के आसपास, 1 लाख करोड़, 30 ट्रिलियन के आसपास हमारे क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में क्या पाई जाती है, 30 ट्रिलियन के आसपास आरबीसी पाई जाती है। तो यहां पे ये नॉर्मल वैल्यू होगी फ्रेंड हमारी आरबीसी की, ठीक है। अब यहां हम बात करें कि हमारी आरबीसी न्यूक्लियस भी नहीं होता, इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी नहीं होता। तो मैंने बताया 120 दिन तक जिंदा रहती है। किस प्रकार रहती है, क्या लाइफ स्पान है इसका, वो सारी बात करते हैं। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। हमारी जो आरबीसी ना फ्रेंड, मैंने बताया 120 डेज तक जिंदा रहती है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाती है। इसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है ना। तो यहां पे अब हम बात करें लाइफ स्पान ऑफ या लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी या इरिथ्रोसाइट। मैंने अभी क्या बताया था, 1 लीटर में, एक मेल की बात करें तो 1 लीटर में 45 लाख से 65 लाख के आसपास क्या पाई जाती है, 1 लीटर में आरबीसी पाई जाती है। तो पूरी बॉडी में, हमारी पूरे ब्लड में लगभग 30 ट्रिलियन के आसपास, ट्रिलियन यानी एक नहीं, हाँ 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ के आसपास क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। ध्यान रखना 30 ट्रिलियन के आसपास पाई जाती है। आप ऐसे ध्यान रखो 45 से 65 के आसपास पाई जाती है, उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी पाई जाती है। अब यहां पे देखो 30 ट्रिलियन पाई जाती, इसमें से 25% डेली आरबीसी डेस्ट्रॉय होती है, डेस्ट्रॉयड। 25% आरबीसी का क्या होता है फ्रेंड, डेस्ट्रक्शन होता है, मर जाती है, उनका जीवन काल खत्म हो जाता है। कितनी प्रतिशत, 25% जो आरबीसी हैं वो डेली क्या होती है, डेली क्या होती है फ्रेंड, डेली क्या होती है, टूट जाती है। इसमें क्या नहीं पाया जाता, एक तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो ये डिवाइड नहीं होगी, डिवाइड नहीं होगी ना फ्रेंड। तो अगर डिवाइड भी नहीं होगी, डेस्ट्रॉय भी नहीं होगी, तो इसकी तो संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उधर से बोन मेरो प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहां पे क्या होता है, जैसे ही एक प्रॉपर साइकिल बना होता है कि भाई इतना हमें बोन मेरो से इतनी प्रोडक्शन करना है और इतनी डिस्ट्रक्शन करनी है, तब जाके एक नॉर्मल वैल्यू बनी रहनी चाहिए। कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, वो डिजीज कंडीशन की अलग बात है। जैसे बोन मेरो ने इसका प्रोडक्शन किया, बोन मेरो ने क्या किया, प्रोडक्शन किया, किसका, आरबीसी का, आरबीसी का प्रोडक्शन किया, और इसको बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट, इसको बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे फ्रेंड, इरिथ्रोपोइसिस। वहां पे क्या बोला था हमने, हीमोपोइसिस, वहां पे पूरी ब्लड सेल बन रही थी,
उसको बोला जाता है हीमोपोइसिस। यहां पे सिर्फ आरबीसी बना रहा है बोन मेरो, उसको बोलेंगे रेड बोन मेरो, लिख दो कोई नहीं, समझ जाना रेड बोन मेरो, ठीक है। आरबीसी बना रहा है, इसको बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस, वहां पे हीमोपोइसिस बोला था। दूसरी बात करें, यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पे हो रहा है डिस्ट्रक्शन। आगे डिस्ट्रक्शन होगा तभी जाके ये मामला क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, नॉर्मल वैल्यू मेंटेन रहेगी। डिस्ट्रक्शन कहां पे हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है मेरे फ्रेंड लीवर एंड किडनी, लीवर और स्प्लीन, किडनी नहीं, लीवर और स्प्लीन में। इसका जो डिस्ट्रक्शन होगा फ्रेंड, इसका जो डिस्ट्रक्शन होगा वो होगा लीवर, वो किडनी में, और इस डिस्ट्रक्शन को बोला जाता है हीमोलाइसिस। क्या बोला जाता है, हीमोलाइसिस। जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है उसको बोला जाता है हीमोलाइसिस। आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस, और डिस्ट्रक्शन को बोलेंगे हीमोलाइसिस। इरिथ्रोपोइसिस होगा बोन मेरो से, और डिस्ट्रक्शन होगा कहां पे, लीवर में और स्प्लीन में, लीवर में और स्प्लीन में। कैसे होगा मैं अभी आगे बात करूंगा किस प्रकार, क्यों नहीं होता ब्लड सर्कुलेशन में, क्यों नहीं हो जाता, क्यों होता है लीवर और स्प्लीन में, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अभी मैंने बताया था वहां पे जब प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, वहां से क्या बना इरिथ्रोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट, जैसे रेटिकुलोसाइट फिर किस में आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद 5 से 7 दिन के बाद वो मैच्योर हो जाती है और क्या बनाती है, इरिथ्रोसाइट बनाती है। मैच्योर होके क्या बना लेती है फ्रेंड, इरिथ्रोसाइट बनाती है। अब यहां पे एक चीज देखो, जो आरबीसी का फॉर्मेशन है ना फ्रेंड, आरबीसी का फॉर्मेशन, जैसे मान लो चलो आरबीसी तो बन ही रही है, पर इसके जो सिंथेसिस को जो बनाने में जो सहायता करते हैं या बनाने को बढ़ावा देते हैं या सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं, तो यहां पे 2 विटामिन जरूरी होते हैं। विटामिन B12 जिसको बोला जाता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। एक विटामिन B12 होता है, एक होता है विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड भी बोला जाता है, फोलिक एसिड या फोलेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड, फोलेट भी। और ये जो विटामिन B12 है फ्रेंड, विटामिन B12 और विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड या विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन भी बोला जाता है, ये दोनों विटामिन क्या करते हैं, आरबीसी के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं या उसके लिए जरूरी होते हैं। अब यहां पे देखो ये कहां से आएंगे, विटामिन B12 हमारी जब डाइट लेंगे हम, जैसे मीट हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है ना, जिसमें भी विटामिन B12 पाया जाता है, थोड़ा बहुत पाया जाता है, मीट में ज्यादा पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है। तो वहां से हमने खाना खाया, हमारे स्टोमक से क्या है, एक इंट्रिंसिक 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 हमारे स्टोमक में इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, वो रिलीज होके कहां पे आ जाता है, हमारी इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कहां आता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा होता है एब्जॉर्प्शन, आपको पता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिख देते हैं, बट थोड़ा बहुत लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करता है, जैसे हमने डाइट ली वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा किसका, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। और यही विटामिन B12 क्या करते हैं, फिर आरबीसी के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाते हैं, दोनों। ये भी फोलिक एसिड भी, विटामिन बी लेंगे ना हम, विटामिन बी या फोलिक एसिड लेंगे, ये भी ग्रीन वेजिटेबल इनमें मिलता है। तो वहां पे क्या होगा, ये किसको बढ़ाएंगे फ्रेंड, किसको बढ़ाएंगे, इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार हमारी एक लाइफ साइकिल इसका जो 120 डेज का होता है वो इस प्रकार मेंटेन रहता है। ठीक है, 120 डेज का जो लाइफ साइकिल है वो इस प्रकार मेंटेन रहता है। 1 मिनट में फ्रेंड एक बात बताऊं मैं, 1 मिनट में लगभग 2 से 3 मिलियन आरबीसी बनती है हमारे बॉडी में। 1 मिनट नहीं, सेकंड की बात करो, 1-2 सेकंड में 20 से 30 लाख आरबीसी का फॉर्मेशन होता है।
पलक झपकते आरबीसी का निर्माण। तभी तो कितनी 30 ट्रिलियन कितनी पाई जाती है, 1 लीटर में 45 से 65 लाख के आसपास पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गई हमारी आरबीसी। अब आरबीसी पूरी नहीं हुई अभी, आरबीसी में क्या बात की थी मैंने, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन अभी बात की थी ना, तो हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। एक पिगमेंट पाया जाता है, प्रोटीन पिगमेंट, वो क्या करता है, वही रेस्पॉन्सिबल है गैस, मेन काम तो वही करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें फ्रेंड, हीमोग्लोबिन एचबी, हीमोग्लोबिन यही रेस्पॉन्सिबल है गैसों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, वहां से CO टिश्यू से CO2 को लाने के लिए, या इसका जो आरबीसी का रेड कलर होता है वो भी इसी पिगमेंट की वजह से है। ठीक है। यहां पे हम हीमोग्लोबिन की बात करें फ्रेंड, दो शब्दों से मिला हुआ है, हिम एंड ग्लोबिन। एक तरह से कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पिगमेंट है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक तरह से प्रोटीन भी है पिगमेंट भी है, दोनों है ये। तो यहां पे देखो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है हिम, हिम क्या है, एक तरह से पिगमेंट है ये, एक तरह से क्या है, हिम पिगमेंट है। ग्लोबिन की बात करें तो ये ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है हिमग्लोबिन। तो यहां पे हिम के 4 मॉलिक्यूल, ग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन। हिम के 4 मॉलिक्यूल, ग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल, ग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन। और इन 4 अणुओं में, एक हीमोग्लोबिन में 4 अणु हैं, 4 हिम है, और इस 4 हिम में 4 आयरन एटम, 4 आयरन के अणु भी इसमें जुड़े हुए होते हैं। जो 4 हिम है फ्रेंड, वो 4 हिम से क्या जुड़े हुए होते हैं, 4 आयरन के अणु भी जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े हुए होते हैं, 4 आयरन के अणु जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और ये जो 4 आयरन के अणु हैं, हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल को ले जाती है। जैसे मान लो ये हीमोग्लोबिन है, इसमें ये 4 आयरन जुड़े हुए हैं, तो इस 4 आयरन से ही 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था ना कि हीमोग्लोबिन हमारी ऑक्सीजन को ले जाता है, 4 अणु को जोड़ के ले जाता है। जब हीमोग्लोबिन, समझ में आ गया ना, हिम प्लस ग्लोबिन, और इस हिम के साथ क्या जुड़े हुए हैं, आयरन, और ये आयरन ही किसको जोड़ के ले जाता है, ऑक्सीजन को जोड़ के ले जाता है। जब हीमोग्लोबिन Hb प्लस ऑक्सीजन मिलती है, जुड़ती है, तो वो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो हीमोग्लोबिन ही हमारे लाल कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और हीमोग्लोबिन ही हमारी क्या है, ऑक्सीजन को ले जाता है या गैसों का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहां पे देखो, एक एवरेज हम बात करें हीमोग्लोबिन, एक एवरेज की बात करें हम, पूरी जो हमारी आरबीसी होती है उसमें कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 280 मिलियन, 280 मिलियन के आसपास हीमोग्लोबिन के क्या पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। 280 मिलियंस के आसपास हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अब ये 280 मिलियन कितनी ले जाएंगे, एक अणु कितनी ऑक्सीजन जोड़ेगा, 4, तो 280 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी ऑक्सीजन, मिलियन यानी
बिलियन ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाएगा। कहां तक? हमारे टिश्यू तक, हमारी बॉडी सेल तक। ठीक है, यहां पे हम बात करें फ्रेंड, जो आयरन है, आयरन क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। ये कब बनाएगा? जब आयरन, जब आरबीसी टूटती है, जब वहां से आयरन रिलीज होता है, वो वापस लीवर में आ जाता है, सॉरी बोन मेरो में आ जाता है, फिर बोन मेरो से वापस वो क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करता है। तो आयरन हमें कहां से मिलेगा? डाइटरी फूड से। हम जब डाइट लेंगे उससे हमें आयरन मिला। आयरन जो ट्रांसफेरिन मैंने बताया था फ्रेंड, एक प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन? ग्लोबुलिन। जब मैंने बताया था कि ये ट्रांसपोर्ट करती है, प्लाज्मा में पाई जाती है, ये क्या करेगी? यहां से जीआई ट्रैक्ट से क्या है, इसको आयरन को ले जाके कहां स्टोर कर देगी? लीवर में स्टोर कर देगी। लीवर में इसका स्टोर होगा, फिर जब जरूरत पड़ेगी तब ये आयरन को यूज करेगा और बोन मेरो में जाके क्या बनाएगा? हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है फ्रेंड? हीमोग्लोबिन भी बनाता है। तो आयरन बहुत जरूरी है। आयरन क्या करता है? आयरन की कमी होती है तो क्या होता है? एक तरह से ब्लड एच बी कम होगा तो आयरन भी कम होगा, ठीक है ना? या आयरन कम होगा तो एच बी कम होगा, ठीक है ना? क्योंकि आयरन क्या कर रहा है? एच बी के सिंथेसिस को बढ़ा रहा है, ठीक है ना? एच बी के सिंथेसिस को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो किस प्रकार ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है हमारा एचबी। ये तो हो गया नॉर्मल एचबी के बारे में। नॉर्मल एचबी कितना होता है मेल और फीमेल में? बताओ, कमेंट करके बताना फ्रेंड। नॉर्मल एचबी कितना होता है? कमेंट करके बताओ। मैं नहीं बताऊंगा आज, अगली क्लास में बता दूंगा। नॉर्मल एचबी कितना होता है मेल फीमेल में? पता होगा आपको, अगर आप नर्सिंग कर रहे होंगे ना, नर्सिंग पैरामेडिकल। नॉर्मल एचबी की रेंज बताओ, वैल्यू बताओ, ठीक है ना? तो अब हम बात करें फ्रेंड, हीमोग्लोबिन किस प्रकार ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन किस प्रकार O2 का ट्रांसपोर्ट करता है? मैंने बताया अभी, हीमोग्लोबिन Hb प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये बनाता है। बट ये क्या है? रिवर्स प्रोसीजर भी करता है। रिवर्स मतलब ये वापिस जब हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, Hb ऑक्सीजन, यहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीमोग्लोबिन बनता है। जैसे ये टिश्यू के पास ऑक्सीजन लेके गया तो ऑक्सीजन तो दे दी टिश्यू को, ऑक्सीजन टिश्यू को दे दी, और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होता है और किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सीजन तो दे दी और Hb में कन्वर्ट हो जाता है। फिर Hb टूट के किस में बदल जाता है? हिम प्लस ग्लोबिन में बदल जाता है। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस भी करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस करता है। अब यहां पे देखो, यहां ब्रेकडाउन, यहां पे क्या हुआ? इसने टिश्यू के पास ऑक्सीजन दे दी, यहां पे जैसे मान लो टिश्यू मेटाबॉलिज्म हुआ, टिश्यू मेटाबॉलिज्म हुआ, यहां पे इसने ऑक्सीजन दे दी, यहां से क्या ले ली? CO2 ले ली। जब CO2 ली Hb ने तो ये बन गया कार्ब अमीनो, कार्ब अमीनो कार्ब अमीनो कार्ब अमीनो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या हो गया? यहां से CO2 ले ली। अब यहां पे देखो, जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होगी, ब्लड में क्या होगी? ऑक्सीजन की मात्रा, Hb में ऑक्सीजन की मात्रा होगी, तो वो क्या करेगा? इस ब्लड का कलर को डिटरमाइन करता है। कलर को कैसे डिटरमाइन करता है? जैसे मान लो ये ब्लड है, ठीक है, इसमें Hb में, इसके Hb में ऑक्सीजन है प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर सेचुरेटेड मतलब एक Hb में कितनी? 4 ऑक्सीजन के अणु हैं। तो इस कलर का जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? ब्राइट
रेड होगा, ब्राइट रेड होगा। और ब्राइट रेड कलर कहां बताए, कौन सा ब्लड होता है, आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड जो कि आर्टरी में बहता है, आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, ये आर्टेरियल ब्लड जो कहां बहता है, आर्टरीज में बहता है। इसके बाद यहां पे एचबी में, यहां से इसने क्या लिया, ऑक्सीजन लेवल हाई है, यहां पे ऑक्सीजन लेवल क्या है फ्रेंड, हाई है। यहां पे एचबी ने क्या लिया, CO2 लिया, तो यहां पे CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो यहां पे जो ब्लड का कलर होगा वो ब्लूस कलर होगा, ब्लूस कलर का होगा ब्लड। ठीक है ना, ब्लूस कलर का ब्लड होगा। और इस ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा होगी। इस ब्लड को बोला जाता है वीनस ब्लड। वीनस ब्लड जो कि वापिस हमारे बॉडी से CO2 लेके कहां पे आता है, CO2 को हमारे लंग्स में आता है, CO2 को बाहर निकालने के लिए, इम्प्योर ब्लड। ठीक है ना, एक तरह से क्या हो गया, ये इम्प्योर ब्लड है। और ये है प्योर ब्लड, आर्टेरियल ब्लड, जो कि ब्राइट रेड कलर का होगा। और ये होगा ब्लूस, डार्क ब्लूस कलर का। ब्लूस भी हो सकता है और डार्क ब्लूस कलर का भी ये हो सकता है। तो हमारा जो HB प्लस ऑक्सीजन क्या डिटरमाइन करता है, HB, अगर HB में ऑक्सीजन ज्यादा जुड़ी है तो वो कलर डिटरमाइन करता है। ठीक है, कि ऑक्सीजन प्रॉपर सैचुरेटेड है, अच्छी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, चारों अणु जुड़े हुए हैं, तो ब्राइट रेड का होगा। और ऑक्सीजन नहीं है, CO2 जुड़े हुए, तो वीनस ब्लड यानी डार्क ब्लूस कलर का होगा। तो प्रॉपर जो HB है वो ऑक्सीजन को जोड़ के ले जा रहा है, तो एकदम ब्राइट। कई बार क्या होता है फ्रेंड, कई बार क्या है, जो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन HB का, HB ऑक्सीजन जो ऑक्सीमोग्लोबिन बनेगा ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दोनों हीमोग्लोबिन, तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जब टूटता है तो फास्टली टूटता है, यानी फास्टली O2 रिलीज कर देता है, जल्दी जल्दी O2 रिलीज करेगा, यानी जल्दी O2 को पकड़ा, O2 को फटाफट रिलीज किया, जल्दी O2 को पकड़ा जल्दी। ये कब होगा, कई बार इसका जल्दी लूज कर देता है ऑक्सीजन को, जिस प्रकार उसको करना चाहिए उस स्थिति में नहीं करता, बट कि फास्ट लूज कर देता है। जैसे फटाफट ऑक्सीजन उसके चिपके चार अणु HB के, और फटाफट उसने छोड़ दिया, आसानी से छोड़ दिया, आसानी से छोड़ दिया। ये कब होगा, ये 3 कंडीशन में हो सकता है फ्रेंड। एक तो लो pH, एक होता है लो O2 लेवल, एक होता है हाई टेम्परेचर। समझना यहां पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो ऑक्सीजन बाइंड करता है HB, बाइंड करके जब टिश्यू तक पहुंचाता है तो वो अपने एक टाइम पीरियड लेता है, उस हिसाब से पहुंचाता है। बट कई बार क्या होता है, उसको फास्ट पहुंचानी, फास्ट पहुंचाएगा मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कब है, जब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, वहां पे रिक्वायरमेंट बढ़ गई हो। जैसे लो पीएच, लो पीएच, पीएच का मतलब पीएच कम होना, पीएच 1 से 14 होती है, कम हो रही मतलब एसिड, एसिड क्या हो रहा है, वहां बढ़ रहा है। एसिड कब बढ़ेगा, जैसे कि मान लो मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गन की बात करें, जैसे मसल की बात करें, कोई भी मसल है, उसकी आपने एक्सरसाइज की तो उसकी वहां से क्या बढ़ गया, एसिड निकलेगा, वहां से एसिड रिलीज होगा, तो एसिड बढ़ गया वहां पे। तो एसिड बढ़ गया यानी लो पीएच हो गई, और उसमें क्या हो गया फ्रेंड, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो उस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए उस टिश्यू में ऑक्सीजन फास्ट, जैसे हम एक्सरसाइज करते तो हाँफते ना, तो वो CO2 सॉरी O2 ज्यादा जा रही है, O2 ज्यादा जा रही है, O2 ज्यादा ले जाके ये HB O2 को ज्यादा ले जा रहा है, और O2 को कहां पहुंचा रहा है, टिश्यू में फास्ट पहुंचा रहा है। तब भी ये क्या है, फास्ट रिलीज करता है HB ऑक्सीजन को। दूसरी कंडीशन लो O2 लेवल, लो O2 लेवल, जैसे मान लो कोई भी कंडीशन हो, जैसे कि हाइपोक्सिया की कंडीशन। हाइपोक्सिया की कंडीशन कैसे हो सकती है, कोई डिजीज हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्रॉपर टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, या आप हाई जगह, ऊंची जगह पे हो, वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, फास्ट हाइपोक्सिया की कंडीशन में भी ये क्या करेगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन में भी क्या करेगा, HB ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी रिलीज करेगा, बांध के फटाफट छोड़ देगा, बांध के फटाफट छोड़ देगा, बांध के फटाफट छोड़ देगा, यानी ऑक्सीजन सप्लाई को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, उसी के साथ हाई टेम्परेचर की बात करें, जब यहां पे मसल की क्या होगी,
मसल एक्सरसाइज करेगा तो यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां क्या है, टिश्यू में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तब भी क्या होगा, ये जो बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी रिलीजिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और रिलीजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। देखो आप फटाफट बांधेगा फटाफट छोड़ दे, मतलब ज्यादा बांधे फटाफट छोड़ बांधेगा छोड़ दा, बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा और लूजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार ये क्या करता है, टिश्यू तक क्या पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाता है। इस प्रकार गैसों का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे एक दो पॉइंट और बच गए कि किस प्रकार हमारी जो आरबीसी बनती है, ऐसा तो नहीं कि बनती जाए बनती जाए बनती जाए, ठीक है, बनती जाए बन रही दबादब नष्ट हो रही है, तो ऐसा थोड़ी होता है। इसका भी कुछ कंट्रोल किया जाता है, इसका भी एक क्या होता है, मैकेनिज्म, होम्योस्टेट मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना, तो यहां पे किस प्रकार जो आरबीसी बनती है उसको क्या बोलता है, इरिथ्रोपोइसिस। तो कंट्रोल ऑफ इरिथ्रोपोइसिस किस प्रकार कंट्रोल होता है, जो ये आरबीसी बन रही है हमारी फॉर्मेशन, आरबीसी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस प्रकार कंट्रोल हो रहा है। ठीक है ना, यहां पे हम बात करें फ्रेंड, जो हमारी आरबीसी है उसका एक फेयरली कांस्टेंट एक मेंटेन है कि भाई इतनी प्रोडक्शन होना है और इतना इसका डिस्ट्रक्शन होना है। ठीक है, और इस चीज को जो मेंटेन करता है एक हार्मोन होता है, उसको बोला जाता है इरिथ्रोपोइटीन। एक हार्मोन होता है फ्रेंड जो इस इरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करता है, और ये जो हार्मोन होता है फ्रेंड ये किडनी से रिलीज होता है, किडनी से सिक्रेट होता है। कहां से सिक्रेट होता है, किडनी से सिक्रेट होता है। इरिथ्रोपोइटीन किडनी से सिक्रेट होता है। ये देखो नॉर्मल अगर बन रही है, जैसा नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल रेंज में अगर मेंटेन है आपकी आरबीसी, रिलीज तो होगा, बट ये अपना काम इतना नहीं करेगा। इरिथ्रोपोइटीन नॉर्मल बोन मेरो बना रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है लीवर में और स्प्लीन में चल रहा है, बट मान लो हाइपोक्सिया की कंडीशन आ गई। हाइपोक्सिया मतलब टिश्यू में ब्लड सप्लाई कम हो गई, टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई, टिश्यू में ब्लड सप्लाई कम होगी तभी ऑक्सीजन, टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही प्रॉपर। क्यों नहीं पहुंच पा रही, कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आया या तो ब्लड लॉस हो गया हो हाई एल्टीट्यूड, जहां पे O2 लेवल कम हो, कोई लंग्स डिजीज हो, या फिर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया हो, ब्लड वॉल्यूम या ब्लड लॉस हो गया हो। ठीक है, या फिर क्या हो गया हो, एनीमिया हो, एचबी कम हो, एनीमिया की कंडीशन हो। एनीमिया में क्या होगा, एचबी कम हो जाता है ना, एचबी कम हो, इस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। मैं समझ रहे हो मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई नॉर्मल स्थिति में तो हमारे आरबीसी बन रही है और बिगड़ रही है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रही है, चल रहा है, इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है और हीमोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, बट जब हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया टिश्यू में, तब क्या होगा, अब क्या करें, ऑक्सीजन बढ़ाना है। तो ये जो इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन है ना फ्रेंड, जो किडनी से निकलता है, किडनी से सीक्रेट होता है, ये क्या करता है, इरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को क्या बढ़ाता है, करता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है। क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है, ये इरिथ्रोपोइसिस को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे क्या होगी, इरिथ्रोपोइसिस बढ़ेगी तो एचबी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, ऑक्सीजन टिश्यू में ज्यादा जाएगी, और हाइपोक्सिया को क्या किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा। ये क्या करता है फ्रेंड, जो इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन है ना, मैंने क्या बताया था, प्रो
इरिथ्रोब्लास्ट सेल है ना, जो प्लूरिपोटेंट सेल से निकलती है, मतलब प्लूरिपोटेंट सेल से बनती है, वो क्या बनाएगा फिर, ये क्या बनाएगा, इरिथ्रोसाइट, और उसके बाद रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट फिर किसमें, इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। इरिथ्रोसाइट बन गई तो फिर ऑक्सीजन भी ज्यादा जाएगी, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, टिश्यू में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी तो हाइपोक्सिया को खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार ये क्या करता है फ्रेंड, कंट्रोल करता है इरिथ्रोपोइटिन। कई आपने सुना होगा ना, कई बार देखा होगा आपने, इंजेक्शन आता है इरिथ्रोपोइटिन का, देखना कभी, इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन देते हैं। शायद वो जैसे ये कंडीशन होती है एनीमिया की, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, एनीमिया हो, तब भी आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, इरिथ्रोपोइटिन को ये क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। अब जो आरबीसी टूटती है वो किस प्रकार क्या बनता है, उसका उपवाद क्या होता है, जब आरबीसी टूट जाती है तो क्या होता है, देखते हैं हम। डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट, लास्ट पॉइंट है, लंबी होगी क्लास यार, कितना लंबा चला देगा, लास्ट पॉइंट है, 1 घंटे की होगी। लास्ट पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट, क्या बोलेंगे, हीमोलाइसिस। क्या बोलेंगे फ्रेंड, हीमोलाइसिस। क्या बोलेंगे, हीमोलाइसिस। एक बात बताओ, कितनी कितनी उम्र होती है आरबीसी की, आरबीसी की उम्र होती है 120 डेज, 120 दिन तक जिंदा रहती है हमारे आरबीसी। इसका लाइफ साइकिल जो होता है, लाइफ स्पान होता है 120 डेज होता है। जैसे ही ये उम्र वाली हो जाती है, इसकी एज हो जाती है, यानी आसपास 120 डेज के आसपास पहुंचती है, तो ये क्या हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, यानी टूटने जैसी हो जाती है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती, कमजोर हो जाती, रप्चर होने जैसी हो जाती है, यानी उसके प्रति ससेप्टेबल हो जाती है। ठीक है, रप्चर 120 दिन के आसपास आते आते हैं। ठीक है, अब जैसे आरबीसी ब्लड फ्लो में बह रही है, आरबीसी ब्लड फ्लो में बह रही है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, रप्चर होने वाली है, 120 दिन के आसपास पहुंच गई। अगर मान लो ये ब्लड फ्लो में बह रही है और इस ब्लड फ्लो में रप्चर हो गई, किसमें, वेसल्स में रप्चर हो गई, तो दिक्कत हो जाएगी। इसका वेस्ट मटेरियल बनेगा, जो फटेगी तो इसका वेस्ट मटेरियल तो बनेगा, वो इस आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है या वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, यहां पे क्लोट बन सकते हैं। क्लोट बनेंगे तो यहां पे जो इम्यून रेस्पॉन्स है, सॉरी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है, उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, ये उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो यहां पे क्या होता है फ्रेंड, जैसे ये 120 दिन के आसपास होती है, ये चली जाती है स्प्लीन में, लीवर में, ज्यादातर की स्प्लीन में। कहां पे, स्प्लीन में, मेन कहां पे, स्प्लीन में, या लीवर में भी जाती है, स्प्लीन और बोन मेरो, तीनों में, बोन मेरो में। यहां पे होता है इनका डिस्ट्रक्शन, देखो कैसे होता है। यहां पे क्या होती है, स्प्लीन में, लीवर में और बोन मेरो में मैक्रोफेजेज सेल होती, मैक्रोफेजेज सेल या मैक्रोफेगोसाइटोसिस होता है, जिसके द्वारा मैक्रोफेजेज जो सेल होती है वो क्या करती है, फेगोसाइट मैक्रोफेजेज करती है, उनको निगल लेती है, उनको वहां से जो भी वो टूटने के बाद जब वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका, जब टूट जाती है तो वहां पे वो क्या करती है, वहां से उठा लिया जाता है इनको ब्लड से और स्प्लीन लीवर में ले लिया जाता है, वहां पे उसका मैक्रोफेजेज किया, उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको मैक्रोफेजेज किया जाता है, मतलब उसको एक तरह से भक्षण किया जाता है उसका। अब यहां पे देखो, यहां पे आरबीसी क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, यानी हीमोलाइसिस हो गया। कहां पे, स्प्लीन में, लीवर में, बोन मेरो। देखो अभी यहां क्या होता है, यहां देखो आरबीसी टूटी, ऑक्सीजन तो दे ही दी होगी ना, ऑक्सीजन तो दे दी टिश्यू को, टिश्यू को क्या दे दी, ऑक्सीजन दे दी, टिश्यू को क्या दे दी, ऑक्सीजन दे दी। यहां से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या है, एक तो हिम है, एक ग्लोबिन है और एक आयरन है। तो आयरन फ्रेंड क्या होगा, आयरन वापिस चला जाएगा बोन मेरो में। मैंने बताया था ना, आयरन जब टूटता है
तो ये जो आयरन है ये तो गया बोन मेरो में, ये बोन मेरो में गया, ये आगे फिर क्या बनाएगा, एचबी बनाने में काम आएगा। ये बोन मेरो कहां चला गया, जो भी जितना भी यूज हुआ वो ले लिया और जितना बचा वो बोन मेरो में चला गया। बोन मेरो से फिर ये वापस क्या बनाएगा, एचबी बनाएगा। हिम की बात करें, हिम की बात करें, हम हिम की बात करें फ्रेंड, हिम की बात करें, हिम हिम क्या करता है, जब टूटता है हिम, हिम टूटा तो ये ग्रीन पिगमेंट बनाता है, ग्रीन पिगमेंट बनाता है जिसको बोला जाता है बिलीवर्डिन। क्या बोला जाता है, बिलीवर्डिन। हिम ब्रेक डाउन हुआ, ग्रीन पिगमेंट बनाता है बिलीवर्डिन, जो कि वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, ये बिलूबर्डिन, बीवीआर, बिलूबर्डिन रेक्टेज की उपस्थिति में, बिलूबर्डिन रेक्टेज की उपस्थिति में ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, ये ग्रीन पिगमेंट बिलीबर्डिन बनता है। बिलीबर्डिन रेक्टस एक एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में ये बिलीबर्डिन किस में बदल जाता है, बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन नाम सुना होगा ना आपने, बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन कहां जाता है फ्रेंड, लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद ये बाइल में सिक्रेट कर दिया जाता है, बाइल के द्वारा सिक्रेट कर दिया जाता है। कहां जाता है, जो हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो यहां पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ तो बिलीरुबिन बन रहा है ना। जब बिलीरुबिन बनता है, जब आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी तो बिलीरुबिन बनेगा। बिलीरुबिन येलो कलर का होता है मेरे फ्रेंड। अगर ज्यादा आरबीसी टूट रही है, ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जितना प्रोडक्शन नहीं हो रहा उससे भी ज्यादा अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जॉन्डिस होता है क्योंकि येलो कलर का होता है। लीवर जॉन्डिस लीवर से संबंधित है ना, तो लीवर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो पूरी स्किन येलो हो जाती है, आंखें येलो हो जाती है। ठीक है, पूरी डिस्कलरेशन हो जाता है, येलो डिस्कलरेशन। तो फ्रेंड ये है हमारी आज की क्लास, सब कंप्लीट, लगभग कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ल्यूकोसाइट। ठीक है, जो बची सेल है। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।